सर्वे से, ठीक है। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच राज्य का वास्तविक जीएसडीपी यानी कि स्थिर कीमतों पर, है ना, कांस्टेंट प्राइस और जो करंट प्राइस है क्या होता है, दोनों के बारे में बता चुके हैं पहले आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग बताइए कितना गुना हो गया है। हाँ, तो यहाँ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। ये जो है वो आपका कितना हो गया है, 1 का भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 गुना है। चलिए जो है वो हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 2 गुना झारखंड का जो वास्तविक जीएसडीपी है 2011-12 और 24-25 के बीच 2 गुना हो गया है, जो कि आपका कितना है, तो 1,50,918 करोड़ से बढ़कर यह 3,03,178 करोड़ हो गया है ना। तो लगभग 2 गुना हो गया है। वर्ष 2024-25 में झारखंड की विकास दर स्थिर कीमतों पर कितनी प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, है ना, जो कि राष्ट्रीय औसत से यहाँ पर अधिक थी। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये बताइए। वर्ष 2024-25 में झारखंड की जो विकास दर है वो स्थिर कीमतों पर कितनी प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। तो आपका जो है वो 7.02% जो है वो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या था, तो यह जो है वो आपका 24-25 में 7.02% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है राज्य में, और यह लगातार चौथा वर्ष था जब झारखंड ने 7% से अधिक की वृद्धि को जो है वो हासिल की, है ना, लगातार चौथा वर्ष। और ये जो है वो हमारे इंडिया से भी जो है वो अच्छी पोजीशन में झारखंड को है, क्योंकि जिस तरह से हम देखेंगे एमएमआर जो है उसमें भी हमारा झारखंड जो है वो इंडिया के लेवल से अच्छा पोजीशन में है ना। तो आगे आएगा उसका भी क्वेश्चन। झारखंड में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ने पहली बार 1 लाख रुपए के आंकड़े को किस वर्ष जो है वो पार किया है, और आप लोग का यहाँ पर चीटिंग हो गया है। तो यह जो है वो कब आपका पार किया है, तो सी हो जाएगा 2024-25 में, ठीक है। और 2024-25 में जो है वो इसका कितना था, तो पहली बार जो है वो इसका जो है वो आंकड़ा पार करके 1,16,663 था, ठीक है। 1,16,600, सी आप लोग का सबका सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1,16,663 जो है वो यहाँ पर अमाउंट इतना है ना, यानी कि 1 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति आए, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है आज, अर्थव्यवस्था की संरचना में आए बदलाव के बाद 2024-25 में जीएसवीए में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का योगदान कितना प्रतिशत है ना। यहाँ पर सर्विस सेक्टर का पूछ रहा है, और जीएसवीए क्या हो गया आपका, तो ग्रॉस जो है वो आपका ग्रॉस और स्टेट, क्या प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो ग्रॉस स्टेट जो है स्टेट वैल्यू एडिड, है ना। तो यहाँ पर जो है वो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर का योगदान कितना प्रतिशत हो गया, तो 52% हो गया। कितना होगा राइट आंसर, तो 52% होगा, ठीक है। तो जीएसवीए में जो सर्विस सेक्टर है, आपको पता है कि सर्विस सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का और फिर उद्योग का है ना, जो विनिर्माण का क्षेत्र है आपका, और साथ में जो है वो अभी एक नया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है पर्यटन का, जिसके बारे में आपका इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो है वो अभी और भी सारे के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे, है ना, बाद में एक बार जो है वो रिवीजन के पर्पस से बताएंगे। चलिए हाँ ठीक है, 4 का सी जो है वो आप लोग आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। झारखंड की बजट वर्ष 2001-2 के 6,067 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ जो है वो हो गया है आपका पूछा जा रहा है 24-25 में कितना करोड़ हो गया है ना। यानी कि सोचिए कि 1-2 जब था 2001-2 उस वक्त कितना था, तो सिर्फ जो है वो हमारा 6,067 करोड़ है ना। और वहां से कितना जंप करके हम लोग 2024-25 में वास्तविक कितना जो है वो यहाँ पर हो गया है, तो 1,45,000 वाला होगा ना राइट आंसर। एक बार देख लेते हैं कि 16 है, 1,16,000 है, ठीक है। तो 1,16,800 जो है वो 92 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना जो है वो हम लोग का वृद्धि हुआ है ना। जैसे कि यूपी और बिहार के अकॉर्डिंग अभी भी जो है वो हमारे यहाँ का बजट जो है वो बहुत कम है ना। तो यूपी तो बड़ा स्टेट है, लेकिन बिहार से भी बहुत कम रहता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जो है वो 1,45,400 करोड़ का बजट 24-25 के अकॉर्डिंग। खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की सख्ती के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में अपना फैसला जो है वो कब सुनाया है ना, ये आपको बताना है। बताएं राइट आंसर क्या होगा। 6 का बी बता रहे हैं।
संदीप 6 का बी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त 2024 को। ठीक है, यहाँ पर जो है वो राइट आंसर, हाँ ए ठीक है, आकाश का राइट आंसर ये आ रहा है। वेरी गुड। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, है ना। और जो है वो करंट अफेयर का जो ई मैगजीन है उसमें मैंने ये सारी चीज आपका डाला हुआ है। तो 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है। और इसके बाद झारखंड विधानसभा ने 12 अगस्त 2024 को झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस बिल पारित किया। और ये सेस बिल क्या था, यानी कि अब झारखंड में जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना, यानी कि जो रॉयल्टी मिलती है उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो खनिजों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें आपको पता होगा कि इस बार जो है वो गौण खनिजों के ऊपर भी जो है वो रॉयल्टी का जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो 9 जो है वो न्यायाधीश थे जिनका बेंच बैठा था। और फिर इस पे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो यहाँ पर पुष्टि की गई थी इसकी, है ना। और उसके बाद फिर हमारे कैबिनेट में इसको क्लियर किया गया। 25 जुलाई यहाँ पर है, या गलत हो गया, सॉरी, आप देख लीजिए आंसर 25 जुलाई है, यहाँ गलत हो गया, 12 नहीं होगा, है ना, 25 जुलाई है यहाँ पर। तो 25 जुलाई 2024 राइट आंसर कर लीजिए इसका। 25 जुलाई को खनिज युक्त भूमि पर कर यानी कि टैक्स आपका, यानी कि सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता है, सेस क्या है ये भी बता चुके हैं। तो मामले में अपना पहला फैसला कब सुनाया, तो 25 जुलाई 2024 को। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर झारखंड 12 इसलिए हो गया ना क्योंकि कैबिनेट की मतलब 2 डेट इसका है, एक डेट और है। झारखंड में बैंकिंग बुनियादी ढांचे के तहत सितंबर 2025 तक शाखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है ना यहाँ पर। तो यहाँ जो है वो बैंकिंग बुनियादी ढांचे की बात हो रही है। और ये क्या होता है, बैंकिंग बुनियादी ढांचे के तहत सितंबर 2025 तक शाखाओं की कुल संख्या, है ना। तो जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, है ना, लोगों का, तो वो क्या होगा, तो बैंक के जरिए ही होगा। तो बैंक का जो बुनियादी ढांचा के तहत सितंबर 2025 तक शाखाओं की कुल संख्या, है ना, कितनी है, तो यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा 3449 शाखाएं, है ना। और एटीएम की बात करेंगे तो 3338 जो है वो यहाँ पर एटीएम है। चलिए आगे आते हैं। अब धीरे धीरे एटीएम भी जो है वो खत्म होते जा रहा है ना, उसका जो प्रचलन है एटीएम का वो खत्म होते जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 7 का 1 ठीक है, आकाश, संदीप, शुभम, हाँ ठीक है सबका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट डिपॉजिट सीडी अनुपात के मामले में झारखंड का कौन सा जिला 71.96 के साथ सबसे आगे है, पूछ रहा है ना। क्रेडिट डिपॉजिट में, है ना, सीकिंग फंड, क्रेडिट डिपॉजिट, ये सब क्या होता है ये सब बता चुके हैं आपको। तो सीडी अनुपात के मामले में झारखंड का कौन सा जिला 71.96 के साथ सबसे आगे है, तो सबसे आगे जो है वो हमारा पूर्वी सिंहभूम है। और जो है वो हमारा ये जामतौड़ा जो है वो बहुत कम है, कितना, तो 29% के आसपास, है ना, 29% के आसपास। तो कम जो है वो क्रेडिट डिपॉजिट में जामताड़ा है और ज्यादा हमारा जो है वो पूर्वी सिंहभूम है। तो इसको याद रख लेना है, एक अच्छा नया क्वेश्चन है आपके लिए ये, है ना। तो यहाँ पर जो है वो मनरेगा की बात करते हैं, है ना। तो मनरेगा के तहत झारखंड में कितने लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, ठीक है, झारखंड में कितने लाख श्रमिक जो है वो पंजीकृत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है वो मनरेगा आपको पता है, पहले ये नरेगा था 2006 में, और उसके बाद फिर ये मनरेगा आता है ना। और उस वक्त जो है वो जब नरेगा आया था तब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा था, तो उस वक्त के लिए इकोनॉमिक्स से मैं कर रही थी। तो फर्स्ट टाइम डबल पीजी किया मैंने, तो उस टाइम मेरा इकोनॉमिक्स चल रहा था। तो यहाँ ये नरेगा से जो है वो हम लोगों का जो है वो ये हाईलाइटेड टॉपिक था उस वक्त के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है वो मनरेगा के तहत झारखंड में कितने लाख श्रमिक पंजीकृत है, तो 107.62 लाख जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नरेगा का ही बाद में नाम जो है वो आपका 2009 के आसपास बदल के मनरेगा कर दिया गया, है ना। और फिर जो है वो इसके तहत जो है वो हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हरित बिरसा और जितने भी जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजनाएं हैं उन सबको जो है वो इसमें मर्ज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो यहाँ पर रोजगार मिल सके, है ना। ठीक है, ठीक है, 107.20 सबका सही आ रहा है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में क्या बता रहा है आपको, वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड का राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था, पूछ रहा है ना, बताइए। क्योंकि ये जो है वो पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार मल्टीपल टाइम आपका पूछा जा चुका है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट के बारे में। तो जीएसडीपी का कितना परसेंट है 23-24 के अनुसार यहाँ पर। और आप बोलेंगे मैम तो हमारा जो है वो 25-26 का है, तो 23-24 क्यों है, क्योंकि उसी में आपका पुराना ही डेटा दिया हुआ है ना। तो आपको यही पढ़ना है, यानी कि यही डेटा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, तो आपको यही डाटा पढ़ना है, जो दिया रहेगा हमें वही पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, आप लोग बता रहे हैं, देखते हैं, हाँ 2.02,
देखते हैं, चलिए 1 पॉइंट मुझे लग रहा है 37 है, हाँ 1.37 राइट है। चलिए तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1.37 जो है वो राइट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड का जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीएसडीपी का कितना है, तो 1.37 है। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग बाहुबली विनोद सभी को। चलिए तो यहाँ पर जो है वो हमारा 1.37 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा, महामारी के दौरान यह 5% तक चला गया था, है ना, यानी कि लॉस हमारा जो है वो फिजिकल डेफिसिट 5% हो गया था। लेकिन 2023-24 में राज्य ने अनुकरणीय वित्तीय अनुशासन दिखाते हुए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 1.37% पर सीमित रखा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, है ना, अभी भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी योजनाओं के लिए जो है वो आवंटित होती है अमाउंट्स, उनका जो है वो 0% यानी कि टोटल 1% भी अमाउंट को खर्च नहीं किया जाता है ना। तो हम लोग 1000 करोड़ रटते रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में धरातल में जो है वो मैया सामान को अगर छोड़ दें तो जो है वो अमाउंट खर्च नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं नहीं बता रही हूँ, ये डेटा बता रहा है आपका कि सारी जो है वो योजना और जितना में जो है वो आवंटित होती है उसका 0.012%, 0.09% ऐसे जो है वो यहाँ पे खर्च हो रहा है ना, यानी कि 1% भी खर्च नहीं हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत कुल कितने मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ना, मानव दिवस। तो यहाँ पर जो है वो आपका 25-26 की बात कर रहा है, तो 25-26 में कितना, तो ये 1200 लाख है, और पिछले वाला का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वहां पर 900 लाख था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर पिछली वाला पूछ ले कि उससे कितना बढ़ा है, तो पिछले वाला 900 था, इस बार 1200 था, तो ये भी पूछ सकता है कि कितना बढ़ा है ना, तो 300 बढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है वो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए, सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बजट को वित्तीय वर्ष 24-25 में 900 लाख मानव दिवस से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 25-26 में 1200 लाख किया गया है। अबुआ आवास योजना आप लोग का फेवरेट है ना, तो यहाँ पर अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल कितने घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। तो अबुआ आवास योजना सबसे पहले ये 2023 की योजना है ना, और इसमें जो है वो आपका 3 कमरे के और साथ में रसोई और जो है वो आपका किचन भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो है वो देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, सी आ रहा है, ठीक है, सबका सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 20 लाख जो है वो आपका राइट आंसर है ना। अब्बू आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो टोटल जो है वो 20 लाख घर का जो है वो यहाँ पर किया गया है। राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना नवंबर 2023 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 27-28 तक राज्य के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए 20 लाख पक्के घरों का निर्माण करना है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 13 में। वर्ष 2025-26 में झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का अनुमानित योगदान जो है वो आपका कितना है, और किसका पूछ रहा है, ये कृषि का पूछ रहा है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का, है ना। कल हमने क्या देखा था बजट में, तो हमने देखा था कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए जो है वो कितना जो है वो फंड जो है वो आवंटित किया गया है। और यहाँ पर क्या है, तो वर्ष 2025-26 में झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का अनुमान जो है वो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, बी बता रहा है 13 का, और बिल्कुल सही आंसर है ना, 12.3%। और अभी हमने किसका किसका यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि जीएसवीए में जो है वो कुल जो है वो किसका किसका देखेंगे, तो कृषि का देखेंगे, फिर हम और किसका देखेंगे, तो उद्योग सेक्टर में देखेंगे, फिर किसका देखेंगे, तो सेवा क्षेत्र में देखेंगे, है ना, और फिर किसका देखेंगे, एक और जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है इसलिए हम इसको अलग से देखेंगे, तो पर्यटन को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो 4 अभी देखने वाले हैं, तो जिसमें से 2 हमने देख लिया, कौन कौन सा, तो हमने उद्योग और कृषि देख लिया, दोनों याद हो गया आपको। जो है वो आपका जो है वो उद्योग का कितना था, तो उद्योग जो है, उद्योग का नहीं देखा है, सेवा वाला देखा है शायद ना, सेवा का आपका 52% है, उद्योग का 44.1% है, इसका हमने देखा एग्रीकल्चर का जो है वो कितना है, तो 12.3% है, और जो है वो हमारा पर्यटन का जो है वो 6.3% है। ठीक है, तो ये जो है वो डेटा जो है वो आपको याद रखना है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि जो है वो ऐसा क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में कितना है ना। और ये डेटा क्या है कि फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग मैगजीन्स अलग अलग बुक में जो है वो आपको डेटा अलग अलग मिलता है, तो इसलिए जो है वो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का एक्चुअल डेटा है तो उसको याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका है कि दस्तावेज के अनुसार यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2025-26 में कृषि क्षेत्र का योगदान 12.3 अनुमानित है, जो 20-21 में 15.6 था। हालांकि इस अवधि के दौरान कृषि जीएसवीए में पूर्ण मूल्य के मामले में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। लेकिन
इसमें जो है वो घटी है परसेंटेज, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो हमारा सर्विस सेक्टर का जो है वो योगदान ज़्यादा हो जाता है और हमारा एग्रीकल्चर का योगदान जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेम वही देख रहे हैं, पहले 15 था, बाद में हमारा भी 12 में आ गया है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर घट रहा है, लेकिन हमें जो है वो, क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर वैसा मेनलैंड है हमारे पास कि हम एग्रीकल्चर अच्छे अमाउंट पे कर सकते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी भी है, मौसम भी है, सब कुछ है। तो हमें जो है वो इसको जो है वो ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर घटते जा रहा है। चलिए, और एग्रीकल्चर में पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो रोजगार भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है एग्रीकल्चर के थ्रू। झारखंड महुआ क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? महुआ क्रांति, बताएं। 14 का बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? महुआ को एक खाद्य ब्रांड के रूप में पुनर्जीवित करना, है ना। और महुआ का बहुत फेमस ही चल रहा है हमारे यहाँ महुआ, है ना। तो महुआ का तेल हो गया, ऑयल मालिश के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना। उसके बाद जो है वो महुआ का पेड़े बन रहे हैं, महुआ के बीज का, फल का, फूल का, सबका जो है वो यूज किया जा रहा है ना। मैंने बताया था कि करंज के बीज का भी अब यूज हो रहा है, जो टर्टिवा कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। तो इस तरह के जो है वो यहाँ के जो इन तरह के जो उत्पाद हैं, है ना, तो उनका जो है वो क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अब जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो मार्केट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। महुआ को एक खाद्य ब्रांड के रूप में पुनर्जीवित करना। जनवरी 2026 में महुआ क्रांति के माध्यम से महुआ को एक पौष्टिक खाद्य उत्पाद के रूप में ब्रांडेड किया गया है, ताकि इसके पारंपरिक उपयोग को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों की आय भी इसमें बढ़ सके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार झारखंड में 6 से 59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता का प्रतिशत जो है वो कितना है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ जो है वो आपका कितना है, यानी कि NFHS का यहाँ पर डेटा आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बताया जा रहा है कि 6 से लेकर के 59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता का प्रतिशत कितना है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो अगर कुपोषण का बात करें, माल न्यूट्रिशन का बात करें, तो एनीमिया, उसके बाद जो है वो आपका जो है वो वेस्टिंग, है ना, ये सब जो है वो यहाँ का जो है स्टैंडिंग, तो ये सब जो है वो यहाँ के मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 67.5% जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 6 से 59 महीने के छोटे बच्चों में एनीमिया की व्यापकता 67.5% है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है। और ये जो है वो आपका एनीमिया जो है वो रक्त से संबंधित है, और उसी तरह से थैलीसीमिया जो है वो भी रक्त से संबंधित है ना। और जो है वो थैलीसीमिया जो है वो एक माइनर होता है और एक जो है वो आपका मेन थैलीसीमिया होता है। जो माइनर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं होते हैं, ब्लड कम होता है, लेकिन जो ज़्यादा हो जाता है उसमें क्या होता है कि ब्लड को जो है वो आपको रोटेशन वाइज जो है वो ब्लड का जो है वो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, पूरा बॉडी के ब्लड को जो है वो चेंज किया जाता है ना। तो वो जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है एक तरह से, और उसके लिए जो है वो कई बार जो है वो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है NGOs वगैरह के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी, है ना। और सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो उसके लिए गुमला में जो है वो अभी सर्वेक्षण जो है वो हाल ही में करवाया गया था, जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। वित्तीय वर्ष जो है वो आपका 2023-24 में झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र ने राज्य के GSV में कितना प्रतिशत योगदान दिया, जस्ट अभी बताए, तो इसका आंसर आप लोग सही कीजिए। चलिए, और बाकी लोग जुड़े हैं वो लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? जो भी आपको आता है, नहीं आता है, आप आंसर कीजिए, है ना। उससे आप ही का जो है वो बेनिफिट होगा। आप जब आंसर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने ये किया, ये नहीं था, ये वाला होगा, है ना। या फिर आपने सही किया तो आपका कॉन्फिडेंस और उससे बूस्ट होगा। तो आप लोग भी सब आंसर कीजिए, है ना। मुझे चिंता मत कीजिए, मैम को पैसा नहीं मिलेगा इससे, आप आंसर दीजिएगा तो, है ना। ये बहुत बच्चों का रहता है ना ये चीज़। तो आप लाइक कीजिएगा तो भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग कृपा करके जो है वो लाइक कर दीजिए सेशन को। बहुत मेहनत के बाद जो है वो ऐसा सेशन जो है वो ला पाते हैं, तो प्लीज़ जो है वो लाइक जरूर कर दें। तो 16 का बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जस्ट अभी आपको बताए ही थे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। अभी बताए थे कि सर्विस सेक्टर में कितना 52, और इसमें ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र ने 2023-24 में GSVA का 44.1% हिस्सा कवर किया, जिससे यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ भारत के सिर्फ 3 सबसे औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल हो गया है।
झारखंड में झार नेट 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। अब है झार नेट, ये क्या है, एक नेटवर्किंग वो है ना। तो यहाँ पर जो है वो इसका मेन काम क्या है ये बताएं। तो बहुत आसान है ना। तो ये जैसे यहाँ पर वो दिया गया है ऑप्शन, उसके हिसाब से तो यहाँ पर बहुत आसान है कि डिजिटली बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विस्तार करना है ना। यानी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डिजिटल लेवल पर है ना झारनेट के लिए, और जो है वो कनेक्टिविटी का जो है वो कनेक्टिविटी को जो है वो बेहतर बनाना, यही जो है वो झारनेट 2.0 का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। झारनेट 2.0 के माध्यम से राज्य में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें सभी 24 जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों को MPLS आधारित इंट्रानेट से जोड़ा जा रहा है। आते हैं 18 में, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करता है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 24% जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करता है। और अभी 2027 की जनगणना का जो शुभंकर है वो आपका प्रगति और विकास है ना। और उसको जो है वो आपको किसको, कौन सा पटनायक है, सुदर्शन पटनायक को जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए आते हैं, अभी हम 24% हो गया हमारा। झारखंड की लगभग 24% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। सर्वेक्षण बताता है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, बिजली और इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए, बिजली की तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो है वो बहुत दूर दराज के गांवों तक जो है वो बिजली की अवेलेबिलिटी है। लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम अभी भी है कि जो है वो नदी नालों, पुल, रोड है ना, इनका जो है वो अभी भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़े लेवल पर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 17 का बी। चलिए आ गए हैं 19 में। तो यहाँ पर जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, वर्ष 2025 में झारखंड में सड़क नेटवर्क 2021 में 12,936 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपका बजट में भी मेंशन किया हुआ है, मतलब ये टॉपिक, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है, ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों में मेंशन है। लेकिन मैं बजट में इस क्वेश्चन को इसीलिए नहीं रखी थी कल, क्योंकि जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 15,046.52 किलोमीटर हो जाएगा है ना। यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वित्त वर्ष 2025-26 दिसंबर 25 तक में झारखंड राज्य की चरम ऊर्जा आवश्यकता है ना, पीक एनर्जी डिमांड कितनी दर्ज की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये जो है वो आपका देखिए बिल्कुल आपका जो है वो मतलब कि सोचिए कि ऐसे भाषण में हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी जो है वो भाषण होते हैं कि जो है वो चरम ऊर्जा आवश्यकता पीक एनर्जी का डिमांड कितना है झारखंड राज्य में। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ जो है वो आपका राइट आंसर 2793 मेगावाट है। तो कितना है, 2793 जो है वो मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, 2793 जो है वो मेगावाट। चलिए आगे आते हैं। मार्च 2025 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि मार्च 2025 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है हमारे राज्य में। तो ये कितना हो गया है, 434 है ना, देख लेते हैं। ठीक है, 434 ही है। तो यहाँ पर 434 जो है वो मेगावाट आपका राइट आंसर है। आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू अंकित, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर 434 मेगावाट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर कितनी हो गई, तो 434 मेगावाट। याद रखना है आपको इसको, इस डेटा को, क्योंकि आपका रिन्यूएबल एनर्जी से एक क्वेश्चन है ना, लिख के ले लीजिए गांठ बांध के, चाहे वो जो है वो कोई कहीं से मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो झारखंड करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू आपका ज्योग्राफी जो है वो, और अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो यहाँ पर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आपका रिन्यूएबल एनर्जी इतनी सारी जगह में आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी पढ़ना है ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, उसके बाद आपको जो है वो इसमें करंट अफेयर में भी पढ़ना है झारखंड का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है आपका पतरातू में है ना, वहाँ पर 400 मेगावाट का स्टार्ट, सॉरी 800 मेगावाट का स्टार्ट हो चुका है, 4000 मेगावाट का वहाँ प्रस्ताव है, गेतल सूत में है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा है, फिर आप चांडिल का देखेंगे, फिर आप तिलैया का देखेंगे 55 मेगावाट का है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग जो है वो आपका यहाँ पर है, जो कि कहीं ना कहीं से जो है वो आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो ये जो है वो आप जो है वो याद रख लीजिए इसको, कि ये जो है वो मैं लिख देती हूँ कि यहाँ से जो है वो आपका जो है वो VVI जो रिन्यूएबल एनर्जी से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे आते हैं।
434 मेगावाट राइट होगा, ठीक है। 2023-24 2000 हाँ 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में श्रम बल भागीदारी दर जो है वो आपका LFPR 15 वर्ष और उससे अधिक बढ़कर कितनी हो गई है ना। आपका जो है वो श्रम बल भागीदारी की बात हो रही है, 15 वर्ष और उससे अधिक बढ़कर जो है वो कितनी हो गई है श्रम बल भागीदारी, बताएं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है ना। झारखंड में जो श्रम बल भागीदारी है वो 15, अभी जो है वो समझाएंगे नहीं क्योंकि अब टाइम नहीं है समझाने वाला आपका, है ना। तो ये 63 जो है वो 0.8 जो है वो राइट आंसर है और यहाँ पर 63.8% जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। तो 15 वर्ष और उससे अधिक बढ़कर कितनी हो गई है, तो 63.8। चलिए आगे आते हैं। श्रम बल भागीदारी, झारखंड में बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति 15 वर्ष और उससे अधिक 7.5% से घटकर किस स्तर पर आ गई है ना। झारखंड में जो बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर है ना, कि गरीबी बेरोजगारी टॉपिक आपको मिसलेनियस में भी पढ़ना है, ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ये टॉपिक आपको झारखंड में भी पढ़ना है और ये टॉपिक आपको जो है वो करंट अफेयर में भी पढ़ना है और ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी है। तो झारखंड में बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति 15 वर्ष और उससे अधिक 7.5% से घटकर किस स्तर पर आ गई है, तो शायद 3.7 है, देख लेते हैं आंसर को। नहीं, 1.3 पर, मतलब और ज्यादा घट गया है ना। तो 1.3% यहाँ पर राइट है, जो कि आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि कितना 7.5% जो है वो कमी देखी गई है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 1.3%, बहुत अच्छा है ना, 1.3%। देश में सबसे तेज वृद्धि दर करते हुए झारखंड में महिला श्रम भागीदारी, है ना। पहले हम ऐसे ही श्रम बल भागीदारी देखिए, अब हम महिला श्रम भागीदारी देख रहे हैं कि 15 से 59 वर्ष में बढ़कर यह कितनी हो गई, है ना। यानी कि जो है वो ये इतना एज ग्रुप का जो है वो आपका पूछा जा रहा है कि यहाँ पर श्रम बल भागीदारी महिला का, खास करके यहाँ पर महिला का पूछ रहा है, तो बढ़कर जो है वो कितनी हो गई, कितनी हो गई श्रम बल भागीदारी बढ़कर, यहाँ पर कितना हो गया, 43 नहीं 53 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 53.4% जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो 53.4% आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है वो झारखंड में आपका महिला श्रम भागीदारी है, ठीक है। 53.4% और उसमें कितना था, तो 63 था, याद रखिएगा, और यहाँ पर 53.4 है। वर्तमान में झारखंड में महिला बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई, महिला की बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई, आपसे पूछा जा रहा है ना। वर्तमान में झारखंड में महिला बेरोजगारी दर घटकर कितनी, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, श्वेता पांडे क्या पूछ रही हैं, प्रीलिम्स में पेपर 1 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिनों के लिए क्या रहेगी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग, देखिए आपको बहुत सारे जगहों में बहुत सारा आपको गाइडेंस मिलेगा, नो डाउट, है ना। बहुत सारे ऐसे लोगों से भी गाइडेंस मिलेगा जो कभी खुद नहीं निकाले होंगे एग्जाम, है ना। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा है, मैंने 4 बार प्रीलिम्स जो है वो यहाँ का 3 बार निकाला, 1 बार बीपीएससी का निकाला, तो 4 बार प्रीलिम्स जो मैंने निकाला है वो स्ट्रेटेजी अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रहती थी लास्ट टाइम पे कि जो भी मैंने अब तक पढ़ा, आप अभी नया कुछ भी ना पढ़ें, आपने जो भी पढ़ा है उस चीज को आप रिवीजन करें और उसके बाद क्या करेंगे, रिवीजन किया आपने, मान लीजिए कि आपने दिन भर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी आपकी कैपेसिटी, जो भी टाइम टेबल, जो भी टाइम अवेलेबल है, आपने उसको पढ़ा और रात में जो है वो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन लगाया। यही स्ट्रेटेजी रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, तो आप जो है वो जो भी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना है, जो भी आप पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, है ना। पेपर 2 का तो बहुत सारा आप लोगों को जो है पढ़ ही लिए होंगे, पेपर 2 जो है झारखंड वासियों के लिए तो आसान ही हो गया है, लेकिन पेपर 1 जो है वो अपने आप में अथाह सागर है, बहुत बड़ा सिलेबस है ना। तो उसका एक ही उपाय है कि आप जो है वो जो भी अब तक पढ़ चुके हैं उन सब का रिविजन करें, जहां से भी, जो आपने पर्सनल नोट्स बनाए हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि कुछ नहीं बनाते हैं, सो के यूट्यूब देख लेते हैं, फिर भी एग्जाम निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि वो उसको कांस्टेंट उसको फॉलो करते हैं एक चीज को, है ना। तो आप कुछ भी चीज जो भी आपने अब तक किया है उसी को फॉलो करते रहिए और आप क्या करेंगे, जो चीज पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू लगाएंगे, जो चीज पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू लगाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो लास्ट टाइम पे यही आपका काम आने वाली है ना। आप सोचेंगे कि मैंने ये चीज नहीं किया, वो चीज नहीं किया, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसे में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा और जो भी याद की है वो भी भूल जाएगा। उससे बेटर है कि आप रिविजन कीजिए। देखिए तैयारी जो है, कभी भी 100% तैयारी करके एग्जाम कोई नहीं देता है, जो टॉपर होता है वो भी नहीं देता है। दूसरी बात, आपको अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100 में 100 आपको सही भी नहीं करना है,
ठीक है, आपको उतना सही करना है जिससे आप जो है वो क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स तो जुड़ता नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। बशर्ते इस बार आपका इस बार जो है वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि सीट का अमाउंट मतलब नंबर ऑफ सीट जो है वो कम है, इसलिए आपका टफ होगा। तो आपका जो है वो क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी, आपने जो भी अब तक पढ़ा है, अगर आपका जो है वो सिलेबस 50 to 60% कवर हुआ है, तो क्या आप जो है वो पास हो सकते हैं? तो डेफिनेटली आप 100% जो है वो पास कर सकते हैं, 100%, क्योंकि मार्क्स जो है वो 60% से ऊपर नहीं जाएगा, है ना, जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा। तो जो भी आप तैयारी किए हैं, मान लीजिए कि आपने अपने सिलेबस को 50 to 60% ही कवर किया है, कोई टेंशन नहीं है, आपने जो भी कवर किया है आप उसका रिवीजन करें, एग्जाम दे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आपका एग्जाम क्लियर होगा, है ना। ये मेरा जो है वो पूरा मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन ये चीज है कि अभी आप अगर सोचेंगे कि मेरा 50 to 60 ही हुआ है, बाकी हम 40 से 50% अभी कर ले, नहीं होगा। इनफैक्ट जो आपने पहले किया है वो भी सारा पानी से बह जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है वो आपको अभी कुछ नहीं करना है, सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ये है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम स्ट्रेटेजी बताइए कम टाइम पे, कम टाइम पे। कुछ भी आपको टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होगी, सबका टाइम अलग होगा, सबकी कैपेसिटी अलग होगी, है ना। तो एक स्ट्रेटेजी जो है वो सबके ऊपर लागू नहीं होगा, सबका अपना अपना होगा। लेकिन जो प्रोसेस होता है पढ़ने का वो सबका एक जैसा होगा। लास्ट टाइम पे क्या होगा कि आपको जो है वो अपने सिलेबस को पढ़ना है और साथ में जो है एमसीक्यू लगाना है, सिलेबस को पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, चाहे वो एमसीक्यू कहीं से लगाएं, आप बुक से लगाएं, आप यूट्यूब से लगाएं, गूगल फॉर्म से लगाएं, आप किसी का ऑनलाइन परचेस करके कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप और पेपर 1 के लिए तो आपके पास तो लूसेंट वगैरह है, घटना चक्र वगैरह है, पेपर 1 का तो बहुत सारा रिसोर्सेस है आपके पास, है ना। तो वहां से जो है वो आप लगा सकते हैं। चलिए, तो ये जो है वो अब आप बोलेंगे मैम इतना कम टाइम में घटना चक्र कैसे लगा? बिल्कुल सही बात है कि जो पहली टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए घटना चक्र जो है वो, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे वो 8-10 बार घटना चक्र पढ़ चुके होंगे, है ना। तो उनके लिए अभी जो है वो रिवीजन करना जो है वो इजी हो गया होगा। लेकिन जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ डरने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़िए, आप थोड़ा सा, क्योंकि घटना चक्र जो है वो बुक देख के डर लगता है, लेकिन आप सिलेक्टिव उसको करके पढ़ सकते हैं, है ना। कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री लिया, एंशिएंट हिस्ट्री लिया, मिडिवल हिस्ट्री लिया, सबसे आपने जो है वो 10-10 टॉपिक उठा लिए कि ये टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन देखा जा रहा है। उन टॉपिक को जो है वो आपने पढ़ा, रिवीजन किया और फिर उसका एमसीक्यू लगाए, बस। तो इतना ही तो करना है आपको, बहुत लिमिटेड पढ़ के और बहुत कम घंटे पढ़ के भी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है श्वेता, यही जो आप कर रहे हैं वही आपको करना है, वही आपको करना है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। CNTSPT का आपका दिया हुआ है ना, आपका मैराथन क्लास भी किया हुआ है, उसका PDF भी आपको दिया हुआ है। वर्तमान में झारखंड में महिला बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, महिला बेरोजगारी दर कितना है, तो यहाँ पर जो है वो 0.5% रह गया, तो बहुत अच्छी बात है ना, जीरो में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका वर्तमान में झारखंड में महिला का बेरोजगारी दर जो है वो घटकर 0.5% है। यानी कि महिला लोग क्या कर रही है यहाँ पर, तो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है ना, तो अब कहाँ बेरोजगार नहीं, अब तो खूब शॉपिंग वॉपिंग हो रहा है ना, 2500 रुपए महीने में बैठे बैठे मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो उस सेंस में नहीं लेना है, मैं जस्ट वो कर रही हूँ। चलिए, वर्ष 2023-24 में झारखंड की साक्षरता दर कितनी पहुंच गई है ना। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा चीज है कि यहाँ पर जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे में ध्यान देने वाली बात है ये, कि वर्ष 2023-24 में झारखंड की साक्षरता दर कितनी पहुंच गई है। तो ये जो है वो आपका 76 है ना। तो क्या कितना था पहले, तो आपको ध्यान होगा कि 66 जो है वो 2011 के अकॉर्डिंग था, और फिर हम देखेंगे कि महिलाओं का 55 के आसपास था और पुरुषों का 76 का था। लेकिन अभी ओवरऑल जो है वो लगभग 10% के आसपास जो है वो साक्षरता का यहाँ पर दर में जो है वो वृद्धि हुई है। तो आपका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 पॉइंट जो है वो आपका 70% जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 27 नंबर में। नहीं, अपना होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पड़ेगा, है ना, होम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पड़ता है। चलिए, तो झारखंड की बस इस बार तो काफी सारा चीज चेंजेस हो गया ना, बीपीएससी की तर्ज पर अब जेपीएससी जो है वो चल रही है। जैसे बीपीएससी के एग्जाम में क्या होता था कि एडमिट कार्ड में जो एक सप्ताह पहले डिस्ट्रिक्ट बताता था और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है वो आपका आता था सेंटर का नाम। तो सेम अब वही चीज फॉलो कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था, जेपीएससी पहले बता देती थी, लेकिन अब उस चीज को फॉलो कर रहा है ना। उत्पाद सिपाही में भी सेम वही चीज है। झारखंड की साक्षरता दर और राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 80.9% के बीच वर्तमान में कितना अंतर जो है वो प्रतिशत अंकों में है ना। यानी कि यहाँ पर झारखंड की साक्षरता दर और राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर दोनों में जो है वो कितना अंतर है, इसके लिए जो है वो आपको हम देखेंगे कि कितना अंतर है दोनों में।
4 है ना, हाँ, तो 4.2 ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 4.2% जो है वो यहाँ पर अंतर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की साक्षरता दर और राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर के बीच जो है वो वर्तमान में कितना अंतर प्रतिशत अंक में है, तो 4.2% अंक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय से जो है वो हमारा झारखंड का, क्योंकि जो है वो ये जो है वो हमारा इस बार बढ़ा भी है ना। राज्य में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष यानी कि एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूल कितना है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आज भी जो है वो, जैसे कि मैं हमेशा बादल जी का जो है वो तारीफ करते रहती हूँ कि वो जो है वो जब से रांची में आए हैं जैसे कि शिक्षा पदाधिकारी बन के, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप ले रहे हैं, है ना। और आज भी जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो उनके बारे में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है वो न्यूज़पेपर तो रख दिया है मैंने, मैं 3 न्यूज़पेपर लेती हूँ, हिंदू, प्रभात, है ना, ये सब लेती हूँ। तो इसमें जो है वो आपका दिया हुआ था आज वाला में। तो यहाँ पर जो है वो आपका उसमें आपका दिया हुआ था कि जो यूनिफॉर्म को लेकर के, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो यूनिफॉर्म को लेकर उन्होंने फिर से जो है वो अपना काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिया है कि यूनिफॉर्म जो है वो ऐसा हो गया है स्कूल में कि उसी दुकान से लेना है, जो स्कूल वाले बताएंगे फिर आप वहाँ से जाके लीजिए। तो ये खेला जो चल रहा है इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ क्लियर किया कि ऐसा जो है वो आप जो है वो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी और इसके खिलाफ जो है वो आप जो है वो रिपोर्ट भी वो कर सकते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राज्य में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितना है, तो 7.6 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है ना। 7.6 वर्ष जो है वो आपका यहाँ पर एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है। और आपको पता है कि औसत शिक्षा का औसत वर्ष को जो है वो आपका काउंट किया जाता है किस में, आप लोग बताइए, जिसमें जीवन प्रत्याशा ये सब काउंट होता है उसमें जो है वो आपका इसको भी काउंट किया जाता है। UDISE प्लस 2024-25 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर झारखंड का सकल नामांकन अनुपात GER कितना है, पूछ रहा है आपका, है ना। GER जो है वो आपका कितना है, क्या बोल रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 96.7 हो जाएगा। और एक्चुअल में ये है क्या, प्रारंभिक स्तर का यहाँ पर है। और ये है क्या, तो ये है आपका यूनिफाइड, है ना, आपका जो है वो यहाँ पर है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स है। उसके बाद आपका आई से इंफॉर्मेशन है, अरे यार, इंफॉर्मेशन है, और एस से सिस्टम, और जो है वो सिस्टम फॉर किसके लिए, तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन। तो यहाँ पर ये जो है वो फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एक तो फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाएगा आपसे। तो UDISE ये जो भी BEd वगैरह किए होंगे या अभी रिसेंटली टैट वेट दे रहे होंगे तो वो लोग को पता होगा। तो ये जो है वो आपका क्या है, तो ये जो है वो एक तरह से जो है वो आपका क्या है, तो ये जो है वो GER यानी कि यहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, ठीक है। तो ग्रॉस जो इनरोलमेंट जो रेशियो है वो कितना है, तो 96.7 है। और ये किसका है, तो प्रारंभिक स्तर का है ना। उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये प्रारंभिक स्तर हो गया। उसके बाद जो है वो एक आपका हो जाएगा, प्रारंभिक के बाद जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर, है ना। एक जो है वो प्राथमिक स्तर हो गया ये वाला, फिर एक हो जाएगा हमारा उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। तो यहाँ पर जो है वो, और फिर जो है वो एक क्या हो जाएगा, तो माध्यमिक स्तर हो जाएगा, एक माध्यमिक वाला हो जाएगा, है ना, माध्यमिक स्तर हो जाएगा। और एक जो है वो उच्च माध्यमिक हो जाएगा, उच्च माध्यमिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो उच्च माध्यमिक है, तो उच्च माध्यमिक में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 18% जो है GER है ना, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो कि यहाँ पर दिखाता है कितना खराब सिचुएशन हमारे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो इनरोलमेंट उच्च शिक्षा में बहुत कम है ना। और उच्च प्राथमिक वाला यानी कि प्राथमिक का 1 to 5th क्लास होगा, उच्च प्राथमिक का हम आएंगे तो 6 to 8 होगा, और प्राथमिक स्तर पर आपका 9 to 10 होगा। आपको 11 से लेकर के यहाँ पर 12 होगा, 11 12। तो आपको 2 डेटा याद रखना है। एक आपको याद रखना है प्रारंभिक वाला, है ना, जो कि 96.7 है, जो कि एक अच्छा हम मानेंगे, बढ़िया, है ना, गुड। और यहाँ पर जो है वो उच्च प्राथमिक वाला जो है वो 11 12 का 18% है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जिनका भी अभी लेटेस्ट जो 2023 में एग्जाम हुआ था, PGT में सिलेक्शन हुआ है इसमें 11 12 के लिए, तो उसमें जो है वो आप देखेंगे कि मजे ही मजे हैं उनके, है ना, झारखंड गवर्नमेंट में। क्योंकि बच्चे ही नहीं है, 2 3 4 5 6 8 मैक्सिमम 10 तक भी नहीं जाते हैं, है ना। तो ये इनरोलमेंट जो है वो यहाँ का है। चलिए आगे आते हैं। करेक्ट हो गया, गुड, वेरी गुड।
डिस्ट्रिक्ट का क्यों नहीं पता चलेगा? देखिए कुछ गड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा चेक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट तो दिखा रहा है सबका, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। झारखंड में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 के 85.7% से घटकर 2023-24 में कितनी हो गई? अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो जेपीएससी को जो है वो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि जेपीएससी कॉल नहीं उठाता है ना। ये भी एक जो है वो समस्या है। तो झारखंड में माध्यमिक स्तर पर जो है वो ड्रॉप आउट दर 2021-22 के 85.7% से घटकर जो है वो यहाँ पर कितना हो गया? माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट पूछ रहा है कि कितना हो गया है ना। तो 85 से घटकर कितना हो गया है? शायद 34 की 15, कितना 15 ही हो गया है, ज्यादा ही घट गया है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका 15.2% हो गया है माध्यमिक स्तर पर। तो ये आप याद रखिएगा, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2021-22 के 85.7% से घटकर 23-24 में कितनी हो गई? तो 15 पॉइंट जो है वो 2% जो है वो आप लोगों का हो गया है ना। और आप सभी जो है वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा डेली अपडेट के लिए, है ना। आपका जो है वो डेली का करंट अफेयर वहाँ मिलता है, आपको क्विज मिलते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, आपको जो है वो डेली का न्यूज़पेपर 4-5 न्यूज़पेपर जो है वो ई फॉर्म में जो है वो आपको मिलता है। तो आप जो है वो टेलीग्राम से जो है वो जुड़े रहिए। क्लास का शेड्यूल मिलता है, पीडीएफ मिलता है क्लास के, है ना। तो अगर वहाँ पर जितना पीडीएफ आपका शेयर किया गया है और उनको अगर आप पढ़ लेते हैं टेलीग्राम से, तो आपका जो है वो सेकंड पेपर क्लियर होगा 9% है ना। 99% चीजें जो है वो आपका वहां से कवर अप हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें छोड़ करके सारी चीज जो है वो आपका वहां पर कवर किया गया है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका 15.2% माध्यमिक वाला हो गया। सरकारी स्कूल प्रणाली में छात्र शिक्षक अनुपात है ना, यानी कि पीपल टीचर रेशियो कितना है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपका जो है वो जो टैट वगैरह बीएड वगैरह किए हैं तो वो ये सब चीज पे फोकस करते होंगे, बाकी लोग तो उतना नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आपका कब आया था? 2020 में आया था, है ना। और जो है वो यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 36 होगा, है ना। तो क्या झारखंड में सही है 36 होना? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बता देते हैं क्यों सही नहीं है। क्योंकि जो है वो आपका 36 नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो 1:2 आपका 30 का रेशियो होना चाहिए, है ना। ये आपका 1:30 का रेशियो होना चाहिए। और अगर कुछ स्पेशल चाइल्ड है ना, मान लीजिए कि कोई बहुत ही बैकग्राउंड मतलब उनका खराब है, जैसे कि वंचित शोषित वर्ग को हम काउंट करेंगे, है ना, दिव्यांग वर्ग को काउंट करेंगे, तो उन सब के लिए रेशियो यहाँ पर और कम हो जाता है, यानी कि 1:25, यानी 25 बच्चे में एक टीचर होना जरूरी है ना। और यहाँ पर जो है वो 30 में जो है वो एक होना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना है? तो 36 है। और एक्चुअल तो ये डाटा पता नहीं कहाँ से निकल के आया है, लेकिन अगर एक्चुअल हम देखें तो ये भी नहीं है हमारे यहाँ पर, है ना। क्योंकि आप आए दिन पढ़ते होंगे कि इतने स्कूलों में तो टीचर ही नहीं है ना। इतने जो है वो स्कूलों में एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है ना। तो इस तरह का जो है वो आप जो है वो देखते होंगे। तो ये डेटा भी एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन आपको मेरा बात नहीं सुनना है, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीपल टीचर रेशियो जो है वो आपका 36 राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट साइड एकदम ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या है? 2023-24 में उच्च शिक्षा में झारखंड का सकल नामांकन अनुपात GER कितना परसेंट जो है वो आपका हो गया है ना, पूछ रहा है। 2023-24 में उच्च शिक्षा में झारखंड का सकल नामांकन यानी कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो कितना प्रतिशत हो गया उच्च शिक्षा में, है ना। उच्च शिक्षा में जो है वो आपका कितना हो गया है, ये आपका पूछ रहा है। तो यहाँ क्या राइट आंसर है एक बार चेक कर लेते हैं। राइट 20 जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? तो 20 जो है वो आपका राइट है। 23-24 में उच्च शिक्षा में झारखंड का जो सकल नामांकन अनुपात है GER कितना परसेंट हो गया है? तो 20% के आसपास ये हो गया है ना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का स्वास्थ्य बजट बढ़कर कितना कर दिया गया है ना, स्वास्थ्य बजट। तो यहाँ पर स्वास्थ्य बजट जो है वो कितना हो गया? तो स्वास्थ्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो है वो हम जिक्र जो है वो, क्योंकि इसका जिक्र आपका बजट में भी है, इसका जिक्र आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी है। तो 7,850 करोड़ आपको याद रख लेना है, क्योंकि दोनों जगह में है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो 7,850। और अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर झारखंड में कितने प्रतिशत, आए दिन उनका जो है वो वायरल होते रहता है, तो कितने प्रतिशत बच्चों में आपका स्टैंडिंग उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, स्टैंडिंग और वेस्टिंग दो चीज होता है, तो इसमें जो है वो उम्र के हिसाब से कम दिखना, है ना। तो इसकी समस्या जो है वो देखी जाती है कितने % बच्चों में, ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए, आंसर कीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर कीजिए। मैं देखूं या नहीं देखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप लोग का जो है वो आप जब करेंगे तो आपका इसमें स्ट्रांग होगा, आपका मजबूत होगा, है ना, कि आप जो है वो कितना फोकस्ड हैं, आंसर दे रहे हैं, क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल विनोद का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 39.6, दोनों जगह 39 है, लेकिन 39.6 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए, तो ये जो है वो आपको याद रख लेना है स्टैंडिंग के बारे में, और ये डेटा जो है वो आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि आपका मेंस में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। और ई मैगजीन में ये सारा चीज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। समग्र स्वास्थ्य विकास सूचकांक हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा जिला 0.92 की स्कोर के साथ राज्य में सबसे ऊपर है ना, राज्य में सबसे ऊपर है आपका स्वास्थ्य विकास सूचकांक में। तो स्वास्थ्य विकास सूचकांक, समग्र स्वास्थ्य विकास सूचकांक यानी कि हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा जिला 0.92 स्कोर के साथ राज्य में सबसे ऊपर है? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? तो रांची ही होगा ना, रांची ही है, ठीक है। तो रांची ही इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्कोर के साथ। तो चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को एकीकृत स्वदेशी फसलों के माध्यम से एनीमिया को दूर करने, विशेषकर रागी की खेती के विस्तार के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2023 मिला है? करंट अफेयर में भी मैंने ये पढ़ा दिया है आप लोग को, और आपकी इकोनॉमिक सर्वे में भी देखिए इसका जिक्र किया गया है। तो इसलिए जो है वो इस बार के लिए ये भी आई है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका गुमला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले बार बच्चे इसमें बहुत गलत कर रहे थे, तो यहाँ पर गुमला राइट आंसर है। जल जीवन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना। तो 2024 का यहाँ पूछ रहा है, और जल जीवन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार यहाँ पर झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्रथम नहीं है, तीसरा नहीं है, 10वां नहीं है, 5वां प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो है वो 5th पोजीशन मिला है किसमें? तो जल जीवन सर्वेक्षण में। चलिए आगे आते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 तक लाभार्थियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है ना। और इसका तो क्या ही कहना है ना, मैया सम्मान योजना है ना, सब हमारी मैया गदगद हैं। तो यहाँ पर जो है वो कितना दिया जा रहा है अमाउंट? 2500 दिया जा रहा है। कितना से किया गया है? 1000 को रिप्लेस करके 2500 किया गया है। पहले एज क्राइटेरिया क्या था? तो 21 ना, पहले आपका 21 से 50 था, अब कितना किया गया है? तो 18 से 50 किया गया है। और अभी जो है वो आपका जो है वो अभी पैसों से रिलीज होना शुरू हुआ है पैसा, और लोगों के खातों में जो है वो पैसा पहुंच रहा है, और लोग जो है वो धड़ल्ले से बैंक जा रहे हैं ना शॉपिंग करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक्चुअल लोग जो है वो जरूरतमंद जो है वो इसका मतलब कि इसका सही उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैया सम्मान योजना जो है वो आपका, इसके बारे में हमारी कल्पना सोरेन जी परसों जो है वो असम में थी, और वहाँ के चाय बागानों की दीदी से भी इसके बारे में बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर ऐसा दिया जाता है और हम आपको भी जो है वो ऐसा देंगे, है ना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 तक लाभार्थी की संख्या बढ़कर 56.62 लाख जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 56 लाख। बाद में छटाई फटाई भी हो रहा है, बहुत लोगों को नहीं भी मिल रहा है ना। आगे आते हैं। पर्यटन क्षेत्र का झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग कितना % योगदान है? अभी जस्ट आप लोग को बताएं कितना % योगदान है, अभी बताए थे कितना है, बताएं। ठीक है विनोद, बिल्कुल सही है। एमडी काफिर, विनोद, लवीस, दीपक, सबका सही आंसर है। हाँ विनोद गुमला ठीक है। हाँ इरफान है, बिल्कुल इरफान अंसारी। बिल्कुल ठीक। चलो, तो यहाँ पर जो है वो पर्यटन क्षेत्र में अभी जस्ट बताया था आप लोग को कितना हो जाएगा। तो जो है वो आपका जो है वो 6.3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने चारों का बताया। झारखंड सरकार ने अपनी खेल नीति 2022 के तहत पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने % आरक्षण का प्रावधान किया है? और ये जो है वो खेल का जो भी नया डाटा, जो भी आपका पुरस्कार और ये सब चेंज हुआ है, उसका मैंने PDF आपको दे दिया है। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो 2% हो जाएगा, है ना। तो 2% जो है वो आरक्षण जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं 41।
आदिम जनजाति समूहों यानी कि पीवीटीजीज के लिए झारखंड में संचालित डाकिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाकिया योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो घर घर अनाज का वितरण करना, और इसे जो है वो 2 टाइम्स जो है वो आपका जो है वो पीवाईक्यू में जो है वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर घर घर अनाज वितरण करना, और इसमें जो है वो आपका क्या पूछा गया था? तो 35 केजी कितना दिया जाता है? तो 35 केजी जो है वो अनाज जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाता है। तो घर तक क्यों पहुंचाया जाता है? क्योंकि ये जो है वो बहुत ही जो है वो मेन उससे जो है वो वंचित शोषित वो से आते हैं, और जो है वो इनके पास जो है वो वहां तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं होता है ना, कि हम जो है वो पीडीएस दुकानों तक पहुंच पाए, ना तो साइकिल होती है ना तो गाड़ी होता है, तो इसलिए जो है वो इनके घरों तक जो है वो पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो राज्य में बाजरा मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में फिंगर मिलेट पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई? यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका, है ना, बाजरा के ऊपर। बताइए, इसमें आप लोग फंस सकते हैं, इसमें आप लोग फंस सकते हैं। देखते हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। एमडी आप लेट से जुड़े हैं, इसका उपाय मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे हैं, है ना, तो आप पहले जाकर के देख लीजिएगा वीडियो को। हाँ ठीक है, कि विनोद सही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर झारखंड मड़वा क्रांति विनोद का सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ फंसने, मिलेट मिशन नाम देख के फंसना नहीं है। ठीक है, तो मड़वा क्रांति में जो है वो आपका बाजरा जो है वो मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में फिंगर मिलेट पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष अभियान जो है वो शुरू किया गया, और इसके बारे में भी आपका जो है वो जिक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। अब वो आवास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो यह जो है वो आपका 2023 में शुरू हुआ है, सही है। इसका लक्ष्य 2027 से 28 तक 20 लाख घरों का निर्माण, दो ये जो है वो ऑलरेडी बता चुकी है, और ये वाला स्टेटमेंट अभी हमने किया, तो बोथ राइट हो जाएगा। तो ये जो है वो एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बेस्ड आ गया है। चलिए आगे करते हैं। 12 अगस्त 2024 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस बिल से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग कितने अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि अभी जो है वो इससे एक क्वेश्चन बना था, है ना, तो जो है वो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि झारखंड की विधानसभा द्वारा पारित, मैंने कहा था ना कि ये 12 अगस्त का डेट वहाँ गड़बड़ मेरा इसीलिए हुआ था। तो यहाँ 12 अगस्त 2024 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस बिल, है ना, सेस बिल, सेस यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग कितनी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है? बताइए, 5,000, 8,500, 11,000 या 15,000? देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप लोग। 44 का बी बता रहे हैं, 11,000 करोड़ दीपक का किया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 11,000 सही होगा। ठीक है, बी भी बता रहे हैं, तो बी ध्यान रखिएगा, नहीं होगा। 11,000 करोड़ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में फरवरी 2025 झारखंड के किस अभ्यारण्य को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है ना। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा, बहुत बार आप लोग कर चुके होंगे। तो ये जो है वो आपका दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है, तो ये किसी का भी गलत नहीं होगा, आई नो। तो यहाँ पर उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जो है वो साहिबगंज में है। 1991 में जो है वो ये बना था, है ना। और जो है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय राशि को दिसंबर 2024 से 1,000 रुपए से बढ़ाकर, ये भी किसी का गलत नहीं होगा, 2,550 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मनरेगा को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किए गए नए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवार सालाना कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है ना। और इसी को जो है वो अभी क्या कर दिया गया है, तो जी राम जी कर दिया गया है ना, जी, है ना, यहाँ पर राम जी, है ना, जी राम जी, यही किया गया है ना आपका, जी राम जी। और बी भी पहले है ना यहाँ पर। फ्रॉम साहिबगंज, हाँ ठीक है, अच्छा, एमडी फ्रॉम साहिबगंज। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, विकसित भारत भी है ना, विकसित भी।
तो यहाँ पर विकसित भारत जो है वो आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है वो आपका रूरल क्षेत्र के लिए जो है वो आपका जो है वो क्या है यहाँ पर, तो आपका जो है वो एक जो है वो मनरेगा कार्यक्रम के तहत ही जो है वो इसको क्या किया गया है, तो जो है वो इसको रोजगार के लिए जो है वो यहाँ पर आजीविका मिशन के तहत इसको अधिनियम 2025 के तहत प्रति ग्रामीण परिवार सालाना कितने दिनों के वेतन, तो 125 आ रहा है, ठीक है। ए भी आ रहा है, 100 पहले था 125 हो गया है, तो इसको सुधारिएगा आप लोग, ठीक है। तो 125 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 48 में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में बहुआयामी गरीबी है ना, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2015-16 के 42.10% से घटकर कितना हो गया है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है वो आसान भी एक तरह से, तो 28.81% जो है वो आपका घट करके हो गया है, ठीक है। 28.81। नवंबर 2025 में झारखंड के किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख लीजिए किसको किया गया है, यहाँ गड़बड़ाना नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं। साहिबगंज तो हमारे झारखंड का बिल्कुल आपका हो गया, उधर है ना, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। और साहिबगंज वालों को बताइए कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया है। उधवा ठीक है, 11,000 करोड़ ठीक था बिल्कुल। 49 का अभी तक नहीं आया किसी का, 49 का डी बता रहे हैं। हाँ ठीक है लविश, ठीक है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा है ना, मुझे पता था गड़बड़ाएंगे इसमें। तो ये कैनेरी पहाड़ हजारीबाग हो जाएगा। सारंडा क्या है, तो सारंडा को एक अभ्यारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ फरमान जारी किया गया है, लेकिन यह हुआ नहीं है। तो आप लोग जो है वो कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम 12 अभ्यारण्य होगा, तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा अभी 11 अभ्यारण्य ही आप करेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो 11 ही करना है, क्योंकि जो है वो इसके लिए फिर जो है वो हमारे झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसमें फिर से जो है वो फाइल किया गया है, यानी कि इसका जो है वो फिर से जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रीपिटिशन जो है वो दायर किया गया है इसके खिलाफ, है ना। तो इसलिए जो है वो यह अभी पूरी तरह से जो है वो अभ्यारण्य घोषित नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य संकेतों के संदर्भ में SRS 2021-23 झारखंड में मातृ मृत्यु दर MMR है ना, यहाँ पर एक मिनट, क्या है ये, तो MMR, तो MMR आज जो है वो आपका मैटरनिटी है ना, मॉरिलिटी और यहाँ पर रेशियो जो है वो घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी हो गई है ना, आपको पूछ रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। तो कितना हो गया है बताएं आंसर। दुमका से पाकुड़ मिला है, ठीक ही मिला है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 54 जो है वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका 54 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 राइट आंसर था और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और अब जो है वो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने जा रही हूँ कि अभी जो है वो फालतू का अपना समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, कि ऐसे चीज़ों पे ध्यान ना दें कि यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे, लोग भ्रमित करेंगे, जो खुद कभी पीटी नहीं निकाले हैं, जो खुद कभी मेंस नहीं निकाले हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे अभी। लेकिन आप जो है वो उन सब चीज़ों में मत पड़िए कि स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता है, स्ट्रेटेजी एग्जाम निकल जाएगा, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। फाइनल टाइम पे रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन कीजिए, उसका MCQ लगाइए, रिवीजन कीजिए, उसका MCQ लगाइए। अगर आपका सिलेबस 50 to 60% कवर हुआ है फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा, अगर आप ठीक से रिवीजन करेंगे, MCQ लगाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 100% सिलेबस को कवर करके जाए, तो जो टॉपर होता है उसका भी 100% कभी भी कवर नहीं होता है, ठीक है। तो आप दिग्भ्रमित ना हो, सही गाइडेंस लें और सही तरीके से काम करें और पूरी ईमानदारी से सबसे पहले काम करें, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक जब मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं भी बच्चों का देख रही हूँ, कितना भी अच्छा कंटेंट दो, कितना भी अच्छा पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बच्चे जो है वो दिग्भ्रमित ज्यादा होते हैं, है ना, पढ़ने से भी ज्यादा वो जो है वो दिग्भ्रमित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप जो है वो देखिए कि आपका PYQ में कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अब एक्सपेक्ट मत कीजिए आपकी बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, ऐसा क्वेश्चन अब एक्सपेक्ट मत कीजिए। हर एग्जाम का टफनेस बढ़ रहा है, हर एग्जाम का। आप देख लीजिए अभी झारखंड के रिसेंटली 3 साल का 4 साल का 3 साल का जो डेटा है एग्जाम का, वो आप देख लीजिए कि सब में एक से बढ़ के एक जो है वो आपका
पर्यवेक्षका का देख लीजिए, आप सीडीपीओ का देख लीजिए, आप जो है वो आपका पीजीटी लेवल का देख लीजिए, जितना भी एग्जाम हुआ है ना, तो सबका जो है वो क्वेश्चन का लेवल अच्छा पूछा जाता है। तो तैयारी भी आपको अच्छे लेवल की करनी है, ठीक है। हाँ, और किसी का जो है वो कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, 50 का डी था सबका, है ना। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोर्स लेना है, कैसे होगा, हाँ सब बताएंगे। अभी पहले एग्जाम दीजिए, है ना। हाँ पहले आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद इन सब चीज़ पे बात करेंगे, है ना। पहले जो है वो आप सभी जो है वो अपना रिवीजन कीजिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है इस टाइम पे, बिल्कुल जो है वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना जो है वो आप रिवीजन कीजिए। और ये भी नहीं है कि आप पूरा जो है वो जीना ही छोड़ दे, ऐसा भी नहीं करना है। जो भी आपका डेली रूटीन है उसको करते हुए आप ज़्यादा टाइम थोड़ा सा फोकस रिवीजन पे दे, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस मेरा इतना ही है कि फालतू का आप टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ें इस टाइम पे ज़्यादा। रिवीजन ही आपका जो है वो एग्जाम हॉल पे आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखेगा और एग्जाम में आपका हेल्प करेगा, है ना। और एग्जाम हॉल में भी जाके आपको शांति बना के रखना है। एग्जाम हॉल में भी आपको जो है वो पैनिक नहीं करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर जो एग्जाम में जो आपका एग्जाम लेते हैं, जो सेंटर्स में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं, है ना। जैसे रांची के आसपास में तो फिर भी ट्रेंड होते हैं, लेकिन जो आउटर साइड जाएंगे वो ट्रेंड नहीं होते हैं। तो पूरी तरह से उनके भरोसे में रह के भी आप जो है वो एग्जाम नहीं देना है कि यहाँ पर क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है तो मैम से सर से पूछ लिए। वो लोग भी गलत बता देते हैं कई बार, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो कई बार गलत बता देते हैं। उनका बात पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है जब तक आप अगल बगल में भी जो जानकार हो आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है। एग्जाम कोड लिखना है तो यहाँ पर एग्जाम कोड क्या लिखना है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप पहले दे चुके हैं तो आप सारी चीज़ों से वाकिफ होंगे कि कैसा जो है वो प्रोसेस होता है एग्जाम का, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं, डरने की बात नहीं है निक्की, है ना। आप लोग जो है वो रेगुलर पढ़ रहे हैं तो देखिए आप लोग को ना एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए अभी जो है वो लास्ट तक जो है वो कितने कम बच्चे जुड़े हुए हैं ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सपने देखने वाले बच्चे बहुत होते हैं, है ना। कोचिंग तक पहुँचने वाले उसके आधा, फिर जो है वो उसका आधा हो जाता है रेगुलर बेस पे। वैसे करते करते कॉम्पिटिशन तो बहुत कम रहता है। तो आप लोग रेगुलर बेस के हैं, आपको डर लग रहा है, यही पॉजिटिव साइन है कि आप डर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आप डर रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि आपका प्रिपरेशन भी अच्छा है। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि मोर पढ़ाई मोर कंफ्यूजन, नो पढ़ाई नो कंफ्यूजन, है ना। जो पढ़ते नहीं है उनको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं एग्जाम देने गई थी, मेरे पीछे में एक लड़का बैठा था, है ना। तो जेपीएससी का प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर हम दोनों ने दिया, है ना। मैंने उसको पूछा कि कैसा गया आपका एग्जाम, तो बोला कि हाँ अच्छा गया लेकिन उतना अच्छा नहीं गया, अब सेकंड पेपर ज़्यादा अच्छा जाएगा। मैं बोली क्यों, बहुत अच्छा तैयारी की है सेकंड पेपर का। तो बोली कि हाँ मैथ्स है ना, तो मैथ्स बहुत अच्छा है मेरा, है ना। तो आप सोच करके देखिए कि ऐसे लोग भी आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे जो सेकंड पेपर मैथ्स सोच कर पढ़ के आए हैं, मैथ्स बनाएंगे, है ना। तो आप जो है वो खुश होइए कि ऐसे भी बच्चे आपके साथ बैठेंगे एग्जाम हॉल में। तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है ना। और जो है वो कंसिस्टेंसी बना के आप रखे हैं। इस बार अगर नहीं होता है, क्योंकि कोशिश तो करना है सबको लेकिन सीट तो लिमिट है, इस बार नहीं होता है तो क्या हुआ, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आपने पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम काम आएगा, सारी चीज़ें काम आएंगी। आपको लगेगा ये करंट अफेयर काम नहीं आएगा, ये भी आपका काम आएगा। एक एक चीज़ जो आपने पढ़ा है वो सब काम आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें मायूस नहीं होना है। आप फिर नेक्स्ट बार के लिए फिर से एकदम जी जान लगा के लग जाइएगा, है ना। तो ये जेपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा अनसर्टन जरूर होता है, लेकिन कंटिन्यूअस आप लगे रहिए तो हो जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ अभी नहीं बता सकते हैं, है ना। जब जो है वो देखिए क्या हुआ, लविस ऐसा सा फेस क्यों बना रहे हैं इमोजी, रवि और ये लविस क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है वो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप कंटिन्यू बने हुए हैं, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपका बना हुआ है। आप जो है वो डर रहे हैं कि एग्जाम में क्या होगा, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हैं, आपका तैयारी अच्छा। मैंने बताया कि नो पढ़ाई नो कन्फ्यूजन, मोर पढ़ाई मोर कन्फ्यूजन, है ना। तो यहाँ पर जो पढ़े नहीं है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जाम देने। मैंने जैसे बताया अभी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके मैं ज़्यादा फिर मैं जो है वो मैं भी सोची कि ऐसे
ऐसे लोग भी मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब मजा आ गया कि चलो ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, यानी कि कुछ परसेंट तो ऐसे ही छट जाएंगे, है ना, जो सिलेबस तक नहीं जाना। आपके साथ ऐसे लोग भी बैठेंगे एग्जाम में जिनको सिलेबस तक अच्छे से पता नहीं होगा जेपीएससी का, है ना, तो जेपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। चलिए, तो उसके लिए कोई मतलब कोई वरीड नहीं करना है। हाँ हाँ, अच्छा मैथ वाला सुन के ना, हाँ, तो ऐसे ही वही बता रही हूँ, ये इंसिडेंट इतना अच्छा था मेरे साथ था कि मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर की कि आप लोग भी अपनी तरफ से निश्चिंत रहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी आपके साथ बैठेंगे, है ना, तो कोई कंपटीशन का कोई डर नहीं है, एक सीट आपका एक एक जन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल जो है वो बिना डरे हुए एग्जाम में जाइए, कोई डर नहीं है, स्मूथली पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर जो है वो मिलते हैं, गुड नाइट सभी को। चलिए ठीक है, गुड नाइट।